यार हम बचपन से सुनते हैं कि जो शादी का लड्डू होता है वो एक ऐसा लड्डू होता है कि जो लोग खाते हैं वो भी पछताते हैं एंड जो नहीं खाते वो भी पछताते हैं। पर मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि जो लोग इस फंक्शन की प्लानिंग नहीं करते फाइनेंशियली वो तो पक्का पछताते हैं। पर क्यों? क्योंकि जो एवरेज इंडियन वेडिंग होती है उसमें लाखों का खर्चा होता है। एंड सिर्फ खर्चा ही नहीं, ये महीनों की प्लानिंग होती है, सालों की सेविंग्स होती है एंड कभी कभी तो लाइफ टाइम का लोन भी बन जाता है। अब यहाँ पर दो तरह के लोग होंगे, एक वो लोग जिनकी शादी अगले 5-6 महीने में या एक साल में होगी एंड एक वो लोग जो अपने 20s में हैं एंड उनकी शादी 7 से 8 साल बाद होगी। ये दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो दोनों की दोनों अलग होंगी। आज हम दोनों स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे ताकि आप चाहे जिस भी स्टेज में हो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो अच्छे तरह से हो। सो विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनविजन बाय सत्यम मिश्रा, जहां पर हमारा एक ही गोल है कि आपके बैंक बैलेंस में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना, लेफ्ट में नहीं राइट में। देखो पहले हम बात करेंगे रियलिटी की। जो इंडिया में शादी का एवरेज खर्चा होता है वो हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर मैं मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर की बात करूं तो यहाँ पर जो एवरेज शादी का खर्चा होता है वो लगभग 25 से 30 लाख का होता है। बट यही अगर आप कंपेयर करोगे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से तो वहां पर जो शादी का एवरेज खर्चा होता है वो लगभग 15 से 20 लाख रुपए का होता है। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा जो खर्चा है वो आता क्यों है? इसके तीन सबसे बड़े रीजन होते हैं। पहला होता है वेन्यू और केटरिंग। ये जो होता है ये शादी के खर्चे का लगभग 30 से 40% बजट इसी में चला जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है ज्वेलरी एंड क्लोथिंग। ये एक इमोशनल वैल्यू भी होती है एंड साथ में इसको इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है क्योंकि आप गोल्ड सिल्वर जैसी चीजें भी खरीदते हो इसमें। और अब आता है तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे? सिर्फ इस मेंटेलिटी की वजह से लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा कर देते हैं और यही वो जगह है जहां पर प्लानिंग ना होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करेंगे उस कैटेगरी के लोगों की जिनकी शादी अगले 6 महीने से 2 साल के अंदर है, कि उनकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए एंड बजट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए उन्होंने अपने इस लाइफ के मेजर इवेंट के लिए। देखो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी कि अपने पैसे को बचाना। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, क्योंकि अगर आप ग्रो करने के हिसाब से उसको स्टॉक मार्केट या इक्विटीज में इन्वेस्ट करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि अगर मार्केट गिर जाए तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आपका वो पैसा रिकवर हो सके। क्योंकि जो आपकी शादी का खर्चा है वो इमीडिएट बेसिस पे अभी आने वाला है 6 महीने से 2 साल के अंदर। तो आपके पास कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, तो उसको इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में इस वक्त गलत डिसीजन होगा। बट यार देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट मत करो, आप उसको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करो। जैसे कि कोई शॉर्ट टर्म एफडी ले ली या फिर आरडी भर रहे हो। इससे ये होगा कि आपका पैसा भले थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा बट जब आपको जरूरत होगी तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, यानी कि आप उसको निकाल पाओगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब। अब बात करते हैं लोन की। देखो दो तरह के लोग होंगे, एक जिनके पास शादी का पूरा पैसा होगा एंड वो फुल कैश पे करेंगे शादी, एंड एक वो होंगे जो थोड़ा बहुत उनके पास होगा एंड बाकी का लोन लेकर शादी करेंगे। अब यहाँ पर लोग फंसते कहाँ पे, पहले तो ये समझो। देखो आज के डेट में जो वेडिंग लोन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड बैंक्स इनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते हैं कि आपको लो इंटरेस्ट लोन मिलेगा वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे। बट एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो वेडिंग लोन है वो एक तरह का कंजम्पशन लोन है, यानी कि इस लोन से आपका कोई असेट नहीं बनता, ये सिर्फ आप एक खर्चे के लिए लोन ले रहे हो। और इस लोन को लेने के बाद आपके ऊपर एक बर्डन आएगा, वो आएगा कि इंटरेस्ट रेट भरने का बर्डन। हर महीने ईएमआई जाती रहेगी। देखो लोन तभी लेना जब जरूरी हो, आपका काम ना चले, और जितना कम से कम लोन ले सकते हो उससे ज्यादा बेटर तो और कुछ भी नहीं है। देखो इस चीज का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूं, अपने बजट को प्रायोरिटाइज करो। हर जगह इक्वल खर्चा करने के बजाय ये चीज समझो कि कौन सी जगह पर आप अपना खर्चा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यानी कि किस जगह पर आप अपना पैसा बचा सकते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो जैसे आपने कोई वेन्यू डिसाइड किया, आप जितना सिंपल वेन्यू डिसाइड करोगे उतना बफर बचेगा आपके पास कि आप उस पैसे को कहीं और यूज कर सको। इसके अलावा आप केटरिंग में खर्चा बचा सकते हो, जैसे कि जो भी आपका गेस्ट काउंट है उसको कंट्रोल करके खर्चे कम कर सकते हो। यार अननेसेसरी लोगों को क्यों बुलाना है। एंड बहुत सारी गलतियां लोग ये करते हैं कि 200 डिश बनवाएंगे, 250 डिश बनवाएंगे, 100 डिश बनवाएंगे। अगर आपका काम 75 में हो जाता है तो 75 बनवाओ ना भाई, खाना क्यों वेस्ट करना है, एंड साथ में पैसा भी बच जाएगा। यार एक चीज समझो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, क्या मस्ट हैव है एंड क्या नाइस टू हैव है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बात करूंगा उन लोगों की जिनकी शादी अभी दूर है, यानी कि 7-8 साल बाकी है या 5-6 साल बाकी है। देखो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम का, एंड टाइम का ये एडवांटेज होता है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इस केस में आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में या फिर ईटीएफ्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड ये चीज आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्यों? क्योंकि यार देखो आपके पास 7-8 साल का टाइम है
एंड इतने लंबे टाइम में मार्केट आप खोल कर देख लो किसी भी चार्ट में ऊपर ही ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में होती है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रो करता है। आप पुराना डेटा उठा के देख लो, चाहे एफडी हो चाहे गोल्ड हो, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ने हमेशा इन दोनों से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब दूसरी चीज़ ये कर सकते हो आप कि आज से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। देखो आज की डेट में सोने का क्या भाव चालू है आप सबको पता है, और आज से 7-8 साल सोना और कितना महंगा होगा ये भी आपको पता है। एंड अगर आपको नहीं पता तो आज 2026 में देख लो 8 साल पहले यानी कि 2018 में सोने का क्या भाव था और आज कितना है, तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लो कि आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सको। क्योंकि अगर आप उस वक्त पे सोना खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा होगा, बट अगर आज से खरीदोगे तो आपकी एवरेजिंग जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। सिंपल है यार, गोल्ड के ईटीएफ खरीद लो। अगर ईटीएफ वगैरह नहीं खरीदने तो धीरे धीरे गोल्ड के कॉइन खरीदना चालू कर दो, बाद में ज्वेलरी बनवाते रहना। आज से ज्वेलरी खरीदोगे तो दिक्कत भी हो जाएगी। तो ऐसी चीजें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। अब ये चीज नॉर्मली अचीव नहीं हो सकती, इसके लिए आपको गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी होगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपकी जो शादी होगी उसमें अप्रोक्सीमेट जो खर्चा होगा वो कितना होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी शादी का खर्चा निकालते वक्त नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं यूज करना, क्योंकि जो वेडिंग स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। क्योंकि जो वेन्यू, केटरिंग, ज्वेलरी, क्लोथिंग, ये सारे जो खर्चे होते हैं ना, ये नॉर्मल इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा तेज होते हैं। तो अगर आपकी शादी का एवरेज कॉस्ट 15 से 17 लाख है तो आज से 7-8 साल बाद वो लगभग 23 से 25 लाख बिल्कुल हो सकती है। एंड इसमें चौंकने की कोई बात ही नहीं है। अब देखो आपको टारगेट तो मिल गया कि हाँ लगभग 20 से 25 लाख का खर्चा आएगा, तो आपको ये डिसाइड करना है कि मैं कितना पैसा मंथली इन्वेस्ट करूं कि जो मेरी एसआईपी है अगर वो मुझे 12% रिटर्न भी देती है तो मेरा जो टारगेट है मैं उसको अचीव कर सकूं। क्योंकि 7-8 साल में आपके पास टारगेट है कि आपको 25 लाख पहुंचना है, तो एक नंबर आपके पास निकल के आएगा कि हाँ मुझे इतना मंथली इन्वेस्ट करना ही होगा ताकि मैं यहां पर पहुंच जाऊं। इससे ये चीज डिसाइड होती है कि आप इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप प्रैक्टिकली नंबर बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो। अब देखो हमने 2 तरह की लोगों की बात की एंड दोनों को समझाया कि आप अपने बजट को कैसे प्लान कर सकते हो। बट कुछ कॉमन गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं एंड ये बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाती हैं, एंड ये गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली गलती होती है कि काफी सारे लोग शादियों में क्रेडिट कार्ड या फिर बाय नाउ पे लेटर जैसी स्कीम्स का यूज करते हैं एंड अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। एंड ये सबसे बड़ी गलती है जो कि लोग करते हैं। शॉर्ट टर्म में ये आसान लगता है बट लॉन्ग टाइम में आपके ऊपर ऐसा लगता है बोझ बन गया है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब इसके अलावा जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो होते हैं अपने इमरजेंसी फंड को शादी में मिक्स कर देते हैं ताकि खर्चा मैनेज हो जाए। एक चीज ध्यान रखना, जो इमरजेंसी फंड होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ही होता है, जैसे कि जॉब लॉस हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। आप उसको शादी में यूज करोगे तो आप गलती कर रहे हो सबसे बड़ी, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। तीसरी और सबसे कॉमन गलती जो आपने भी ऑब्जर्व की होगी, लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्चा कर देते हैं खाली दिखावे के लिए, सोशल प्रेशर में आकर कि अरे इन्होंने तो 20 लाख खर्चा कर दिया, इन्होंने 50 लाख खर्चा कर दिया। उस वक्त आपको वाहवाही मिलती है, आपकी जो छाती होती है वो गर्व से चौड़ी हो जाती है, बट लंबे टाइम में आपकी हालत टाइट हो जाती है उस पैसे को भरते हुए। तो ये कुछ इमोशनल स्टेप्स हैं जो कि लोग लेते हैं एंड बहुत बड़ी गलती करते हैं, बट आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि क्या, आपको एक सिंपल बजट फ्रेमवर्क याद रखना है कि जो आपका वेन्यू का खर्चा है वो वेन्यू और केटरिंग का वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी एंड क्लोथिंग में आपका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेकोरेशन में आपका 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो बाकी मिसलेनियस खर्चे होंगे इधर उधर के, उसमें आप 20% तक का बजट रख सकते हो। ये एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, एकदम रिजिड इसी को नहीं फॉलो करना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट इसको याद रखना है कि इस तरह से मैनेज होगा सारी चीज़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली इस कन्वर्सेशन पर बात करो। बहुत सारे लोग शर्माते हैं ये सारी बातें करने में, बट ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की बात है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, ट्रांसपेरेंसी से बैठकर बात करो। और यार देखो, अगर पॉसिबल हो तो शादी में दहेज की डिमांड मत करो। इससे ये होता है कि सामने वाली जो फैमिली होती है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता है एंड वो आपसे क्लियरली खुलकर डिस्कस कर सकते हैं कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शादी में। इससे एक सोशल मैसेज भी जाएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने ये सारी चीज़ें नहीं की। तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की भी दिखाओ, शादी नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए आपको। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी कल हो या फिर 7 साल बाद, प्लानिंग हमेशा जल्दी शुरू होनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके पास लिक्विडिटी हो। अगर टाइम है आपके पास तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। एंड ये सारी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। हमने हमारे चैनल पर इमरजेंसी फंड एंड एसआईपी जैसी चीजें और डीप में भी समझाई है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो चैनल चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों एंड फैमिली को शेयर करो। कौन सा पार्ट बढ़िया लगा कमेंट्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।